हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ल्ड मैप के अंतर्गत बात कर लिए थे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंटल हैं उसके बारे में हमने बात किया था, और कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत कितने देश आते हैं उन सारे चीज़ों के बारे में बात किया था। फिर हमने जो है कि जितने हमारे महासागर हैं उनके बारे में बात किया था, जैसे 5 महासागर हमने आप लोगों को बताए थे। उसके बाद से हमने बात किया था कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा क्षेत्रफल जो है कि कौन सा कॉन्टिनेंटल सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंटल बड़ा है। और मैंने बात किया था कोस्टल एरिया का। तो आज हम लोग समझते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा वाला जो देश है वो कौन सा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में एक देश पड़ता है कनाडा। ठीक है, कनाडा हमारा देश पड़ता है, और ये देश की अगर मैं बात करूं तो इसका कोस्टल एरिया की अगर मैं बात करूं, तटीय रेखा सबसे लंबी है पूरे देश में, यानी कि सबसे लंबी जो है कि इसकी तटीय रेखा है। क्वेश्चन जो है कि यहीं से बनता है आपका कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है, तो आता है आपका कनाडा। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला ये है आपका इंडिया। ठीक है, और इस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा इसका कोस्टल एरिया वाला स्टेट कौन सा है, तो आएगा आपका ये पश्चिमी तट पे पड़ता है आपका जीजे हमने कोड बताया था गुजरात। तो आपका गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा लंबा है, यानी कि गुजरात का जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद से आता है आपका यहाँ पे पड़ता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पड़ता है आपका AP1, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। कोस्टल लाइन की अगर मैं बात करूं, सबसे लंबी दूसरी कोस्टल रेखा जो है आपके आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे एक आपका ये होता है कि सबसे छोटा कोस्टल एरिया किसका है, तो आप लोगों को बताना है हमें कि सबसे छोटा कोस्टल एरिया क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ, गोवा आप लोगों को पड़ता है यहाँ पे गोवा। ठीक है, छोटा सा है बस बिल्कुल टच है यहाँ थोड़ा सा, तो ये पड़ता है आपका गोवा। ठीक है, गोवा का कोस्टल लाइन सबसे कम है भारत में। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। देखिए, अब फर्स्ट तो सभी जानते हैं कि कोस्टल लाइन सर्वाधिक जो है कि किसकी लंबी है, तो गुजरात आदमी बता देगा। लेकिन दूसरा पूछ देगा तो आपका आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा आ जाएगा। पूरे विश्व में अगर पूछता है कि सबसे लंबा तट रेखा वाला जो देश है वो कौन सा है, तो आएगा आपका कनाडा। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत, मैंने बात किया था इससे पहले पिछले वीडियो में इक्वेटर के बारे में कि इक्वेटर क्या होता है। तो 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा होती है उसको इक्वेटर हम बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा यहां से आपकी गुजरती है। ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कुछ हिस्सा पकड़ते हुए जो है आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से निकल जाती है, यानी कि पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, विश्व का सबसे दलदल वाला क्षेत्र। और इसी पापुआ न्यू गिनी से थोड़ा ऊपर होकर जो है कि विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन जो है आपकी गुजर जाती है। आज हम लोग फिर भी बात करेंगे कि जो हमारा इक्वेटर लाइन है उसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे, जो हमारी मकर रेखा आती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग नीचे अगर देखें हम कि जो हमारा अगर देखा जाए कि जो अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है उसके बारे में, यानी कि अंटार्कटिक लाइन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से आर्कटिक लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो 66.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है आर्कटिक लाइन है उसके बारे में। और 66.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसकी अगर मैं बात करूं, हेमिस्फीयर की, तो उसमें जो हमारी 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा पड़ती है जिसको हम लोग अंटार्कटिक लाइन बोलते हैं, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे भूमध्य रेखा है, यानी कि जो इक्वेटर है उस पर अवस्थित जो देश है उसके बारे में हम बात करते हैं, और उसको याद करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है। देखिए, इक्वेटर की मैं बात करूं तो इक्वेटर जैसे ही एंट्री लेता है अमेरिका में, पड़ता है यहाँ पे इक्वेडोर। क्या पड़ता है? इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर के जस्ट बाद आपका पड़ता है अगर देखा जाए तो कोलंबिया। क्या पड़ता है? कोलंबिया। और आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है आपका ब्राजील है। तो यहां पे अगर मैं पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस थोड़े हिस्से की, तो ये है आपका ब्राजील।
तो ब्राजील से भी जो है कि ये आपका टच करते हुए निकलता है। अभी इसको हम याद करवाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में इसको याद करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक भी देश जो है कि भूले नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्राजील। अब देखिए सीधे सीधे ये अफ्रीका का थोड़ा सा ऊपर भाग बन गया है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे बना देंगे हम इसको, देख लीजिए इससे टच करके निकलता है। ठीक है, तो इससे टच करके निकलती है रेखा। तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये अफ्रीका का कुछ हिस्सा, यहां पे एक द्वीप पड़ता है। ठीक है, साओ ऑफ प्रिंसिपल एक द्वीप है। ठीक है, प्रिंसिपल द्वीप। ठीक है, इस द्वीप में अफ्रीका का ये द्वीप है, अफ्रीका के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले यहां पे एंट्री लेती है। फिर अगर मैं बात करूं आपका यहां पे, तो यहां पे आपका पड़ता है, अगर देखा जाए तो आपका आता है गोगन, एक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, गोगन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पड़ता है आपका। और उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो आप लोग कांगो का नाम सुने होंगे। दो कांगो है, एक तो डेमोक्रेटिक कांगो और एक है आपका रिपब्लिक कांगो। ठीक है, तो सबसे पहले पड़ता है आपका रिपब्लिक कांगो, उसके बाद से रिपब्लिक कांगो, उसके बाद से पड़ता है डीपी, यानी कि डेमोक्रेटिक जो है कि कांगो आपका। ठीक है, उसके बाद उससे पहले अगर मैं बात करूं तो युगांडा पड़ता है। क्या पड़ता है? युगांडा, युगांडा। ठीक है, और युगांडा के बाद से एक और देश पड़ता है आपका केन्या। केन्या का आप लोग नाम सुने होंगे, केन्या। ठीक है, केन्या भी यहीं पड़ता है पास में। उसके बाद से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 एक और देश पड़ता है, आपको पता होना चाहिए वो क्या पड़ता है, आप लोग बताइए हमें। ठीक है, वो कौन सा है? सोमालिया। तो सोमालिया भी यहीं पे पड़ता है, सबसे ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये सोमालिया ही है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के 7 जो है कि आपके देश, अगर मैं बात करूं 7 देश से ये टच होकर जो है कि भूमध्य रेखा निकलती है। और आपका दक्षिणी अमेरिका का अगर मैं बात करूं तो 3 देश से होकर ये रेखा गुजरती है। फिर आपका अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो यहां आप लोग देखिए एक इंडोनेशिया पड़ता है। क्या पड़ता है यहां पे? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद से आपका एक और देश पड़ता है, उसका क्या नाम है? किरिबाती द्वीप। आप लोग सुने होंगे, देश तो नहीं कह सकते उसको, किरिबाती एक द्वीप है। तो किरिबाती द्वीप, किरिबाती द्वीप ये है। एक और आपका देश पड़ता है, आप लोग हमें बताइए कि क्या पड़ता है, आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। तो मालदीव को भी ये टच करता है। ठीक है, यानी कि एशिया का सबसे छोटा देश। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एशिया में 3 देश हो गया, यहाँ पे आपका 7 देश हो गया, और यहाँ पे आपका 3 देश हो गया। तो कितने हो गए? 7 3 10 3 13 देश आपके जो है कि पूरे हो गए, यानी कि 7 3 10 और 3 13 आपके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है उसको समझना है कि इक्वेटर जो है आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, और आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी जो है कि पृथ्वी का व्यास क्या है, तो आपका इक्वेटर ही आएगा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है आपका जो है कि सबसे बड़ी व्यास है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो इक्वेटर रेखा खींची गई है ये काल्पनिक रेखा है, यानी कि पूरे ग्लोब पे ये फैली हुई है। और जैसे जैसे आपका जो है कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ और उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो उधर क्या होगा कि इनकी लंबाइयां घटती जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इक्वेटर आपका जो है कि भूमध्य रेखा हो गया, और एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव हो गया। तो यहां से क्वेश्चन और बनेगा ये कि एशिया का कौन सा देश जिसका जो है कि स्थल सीमा से टच करते हुए ये रेखा गुजरती है, तो आएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के भूभाग अगर मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड को टच करते हुए निकलता है। और बाकी मालदीव की अगर मैं बात करूं तो जल से होकर यह रेखा किरिबाती द्वीप की तरफ निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आप लोग परेशान होते हैं याद कैसे करेंगे, तो आप लोगों को याद करना है। देखिए इक्वेटर ने एंट्री ली साउथ अमेरिका में, तो इक्वेटर ने एंट्री ली साउथ अफ्रीका में, तो ई से इक्वेटर और ई से इक्वेडोर, यानी कि इक्वेटर जो है कि एंट्री लिया, सॉरी इक्वेटर जो है एंट्री लिया इक्वेडोर से, कहां पे? साउथ अमेरिका में।
साउथ अमेरिका को हमने क्या किया, इक्वेटर को, यानी कि इक्वेटर को हमने खींच के लंबा कर दिया। तो खींच के यानी कि के से हो गया आपका कोलंबिया, लंबा कर दिया कहां तक, ब्राजील तक। यानी कि इक्वेटर को हमने खींचकर लंबा कर दिया ब्राजील तक, यानी कि इक्वेटर को कोलंबिया, कोलंबिया से ब्राजील तक खींच दिया। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कैसे याद कर सकते हैं, यहां पे याद कर सकते हैं कि इसको फिर हमने खींचा इक्वेटर को, और यहां से अगर मैं बात करूं तो साओ पालो की अगर मैं बात करूं तो साओ पालो एक बंदरगाह पड़ता है ब्राजील में, उसके नाम पे आप लोग याद कर सकते हैं कि साओ प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक जगह है, एक द्वीप है अफ्रीका का। उसके बाद से डी से डीपी आप लोग याद कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक, अगर मैं बात करूं कांगो की तो डीसी या डीपी आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आरपी रिपब्लिक जो है कि आपका कांगो। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका जो है कि पड़ जाता है गोलन, और गोलन के बाद से आपका जो है कि केन्या, और केन्या के बाद से युगांडा, और युगांडा के बाद से आपका सोमालिया। ठीक है, उसके बाद से एशिया में आप लोग याद कर सकते हैं, एशिया का सबसे छोटा देश जो है कि मालदीव है, और ये किरिबाती द्वीप आप लोग जानते हैं सबसे एशिया का सबसे जो है कि लास्ट वाला पॉइंट है। उसके बाद से इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इक्वेटर की जो आपकी लैटिट्यूड आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में उसको समझिए आप लोग कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है उसको देखिए। देखिए लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का हिंदी मीनिंग होता है आपका अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड अक्षांश की अगर मैं बात करूं तो पूरे पृथ्वी पर जो है कि प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे जो है कि आपकी अक्षांशीय रेखा खींची गई है। ठीक है, और ये वास्तविक रेखा नहीं होती है, ये होती है आपकी काल्पनिक रेखा। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और ये काल्पनिक रेखा जो है पूरे ग्लोब पर फैली हुई है। और किस लिए ये बनाई जाती है, क्योंकि किसी भी चीज को पता लगाने के लिए इनको जो है कि उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो हमने बताया 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, यानी कि इस पृथ्वी की अगर मैं थोड़ा सा इसका डिजाइन क्या है, कैसे है पृथ्वी का, एक हिस्से में जो है कि थोड़ी सी दबी हुई है, और एक हिस्से थोड़ी सी, आप लोग अंडा का शेप देखे होंगे, सेम अंडा का शेप है पृथ्वी का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर रेखा है 0 डिग्री और सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, अब देखिए कि जब भी आप इधर जाते हैं ऊपर की तरफ, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे, कितने, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे जो है कि आपकी अक्षांशीय रेखा खींची जाती है। ठीक है, 0, 1 डिग्री, 2, 3, 4, इस तरीके से जो है कि ये हमारा पॉइंट जो है 90 डिग्री है, और इधर भी इसी तरीके से खींची जाती हैं। और ये कैसी खींची जाती हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये 90 डिग्री आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री, अब मैं कहूं कि इस इक्वेटर को आप सेंटर मान लो यहां से। ठीक है, अगर हम सेंटर मान ले तो हम क्या करते हैं कि यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग जो है कि कुछ इस तरीके से एंगल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये थीटा जो है आपका 1 डिग्री अंतराल पे जो है कि खींचा जाता है, और इतने इसके बीच जो ये डिस्टेंस होता है ये होता है 111 किलोमीटर, यानी कि 1 डिग्री अंतराल पे अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यही अगर मैं बात करूं कि ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे या दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो ये रेखाएं जो है आपकी, इनकी लंबाई घटती जाती है, और यहाँ पे आकर 90 डिग्री पर एक बिंदु प्राप्त होता है हमें। लेकिन अगर इस बिंदु को अगर हम रेखा मान लें, क्या मान लें, रेखा मान लें, तो यहां से जब चीजें हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 अक्षांशीय रेखाएं होंगी, और इधर भी जो है आपका 90 अक्षांशीय रेखाएं होंगी। तो अगर पूछता है आपका टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर,
तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 आपका इक्वेटर हो गया ये, तो 1 यानी कि 181 डिग्री। बहुत जगह आपको बुक में ये मिलेगा कि ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसको हम रेखा ना मानकर क्या मान लें, एक पॉइंट मान लें। अगर इसको हम पॉइंट मान लेते हैं तो पूरे पृथ्वी पर जो अक्षांशीय रेखाएं होंगी, इधर आपका 89 और इधर 89, तो 89 और 89 ये और प्लस 1 ये हो जाएगा आपका कितना, 179 ये हो जाएंगी रेखाएं। आपको अगर ऑप्शन में ये दोनों देता है तो आपको ज्यादातर प्रीफर करना है 180 न कि 179, लेकिन अगर 181 नहीं देता है तो आपको ये वाले टिक लगाने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड आता है, लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसको समझिए। जो आपका देशांतर रेखाएं होती हैं वो जो है आपका लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो लॉन्गिट्यूड कैसे खींचा जाता है उसके बारे में देखिए। ये हमारी पृथ्वी है और पूरे पृथ्वी को जो है कि लॉन्गिट्यूड में बांटा गया है। सपोज मान लीजिए अगर हमारे पास अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखाएं नहीं होती तो हम किसी भी जगह को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, और इसे हमें फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांशीय रेखाएं हैं तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु हमारे पास है। ठीक है, इसीलिए ग्लोब पे जो है कि इनको जो है कि दर्शाया गया है। अब देखिए ये है हमारा जो है कि 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं या 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी जो है कि लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं जो पूरे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। ठीक है, इनकी सर्वाधिक अगर मैं चौड़ाई की बात करूं या लंबाई की, तो देखिए लंबाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे इनकी सर्वाधिक लंबाई होती है और ये जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं इनकी लंबाई क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं बात करूं तो ये भी जो है कि डिग्री के हिसाब से खींची जाती हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है और इनके बीच जो डिस्टेंस आती है उसकी अगर मैं बात करूं तो 111.32 किलोमीटर का, यानी कि एक डिग्री जो है देशांतर रेखा की मैं बात करूं तो 1 डिग्री देशांतर रेखा के बराबर जो 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री अगर देशांतर रेखा आप ट्रेवल करते हैं तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आप 111.32 किलोमीटर आप चले गए। अब देखिए पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो इधर पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है, आपका टाइम बढ़ता है और पश्चिम की तरफ आने पर टाइम घटता है। इसलिए अमेरिका आपका पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत और अमेरिका के बीच जो डिफरेंस आता है वो 12 घंटे का आता है। यानी कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में क्या होता है, रात होता है, और अमेरिका में जब दिन होता है तो भारत में आपका रात होता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है इसका। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं, देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अगर मैं बात करूं तो 4 मिनट का। इसी तरह पूरे पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पूरे पृथ्वी पर जो है 360 जो है देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। ये काल्पनिक रेखा है, ये खुद से खींची गई है, यानी कि 360 कैसे खींचा जाता है, चूंकि आप लोग जानते हैं पृथ्वी को गोल मान लिया गया है। जब गोल मान लिया जाता है तो पूरे पृथ्वी, अगर एक गोला की मैं बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है आप लोग जानते हैं, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जाएगा तो 360 डिग्री आपके कितनी हो जाएगी, 360 अक्षांश देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। तो इस तरीके से 360 आपकी देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन ये था कि जो है कि हॉर्स अक्षांश क्या होता है। हॉर्स अक्षांश की अगर मैं बात करूं तो आइए उसको समझिए आप लोग कि हॉर्स अक्षांश किसको बोलते हैं। तो देखिए हॉर्स अक्षांश की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पृथ्वी है और इसके बारे में मैंने बात किया था आप लोगों से। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 23.5 डिग्री हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे देखूं तो 23.5 डिग्री हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ से तो 23.5 और यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 30 डिग्री, और ये है हमारा 35 डिग्री। और ऊपर की मैं बात करूं आर्कटिक लाइन की, यानी कि आर्कटिक की, तो ये है आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, और इधर बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 35 डिग्री,
और ये पड़ता है आपका 66.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये अंटार्कटिका वाली लाइन पड़ जाती है आपकी। तो देखिए अगर मैं बात करूं 30 से 35 डिग्री, जो 30 से 35 डिग्री का हमारा जो है कि अक्षांश है ना, इसी को हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यानी कि हॉर्स लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है हमारा, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड जो है कि इसको कहा जाता है 30 से 35 डिग्री। तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इसकी एक कहानी है। यहाँ पे क्या होता है कि धीमी हवाएं चलती हैं और वर्षा का मौसम जो है कि संकेत होता है, लेकिन हाई प्रेशर उत्पन्न होता है। क्या होता है यहाँ पे? हाई प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता था कालांतर में लोग, व्यापारी लोग जो हुआ करते थे, तो ये व्यापारी लोग इसी अक्षांश से जो है कि घोड़ों को लेकर जाते थे, जिसके वजह से क्या होता था कि यहाँ पे आंधी तूफान आने के कारण क्या होता था कि नावें उनकी डगमगाने लगती थी और लोड को उन्हें कम करना होता था, तो घोड़ों को क्या करते थे, उसी नदी में कुदा देते थे। इसलिए उस अक्षांशीय रेखा को क्या नाम दे दिया गया? हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं आगे बात करूंगा कि जितने भी हमारे कंट्री हैं कैसे उसको याद करेंगे। प्रत्येक एशिया में कितने कंट्री हैं, तो मुख्य मुख्य जो कंट्री आएंगे, देश आएंगे, सभी में उनको हम याद करवा देंगे आप लोगों के लिए, और उनकी राजधानियों को याद करवाएंगे कि कौन कौन सी राजधानियां किसकी है, कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।